गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक शर्मा, आपका एसएसटी टीचर। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूथ आइकन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और मैं 10th क्लास के लिए जो सेकंड चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, उसके संबंधित में एक वीडियो बना रहा हूँ। ये कहानी है 20वीं शताब्दी की शुरुआत की, जब पूरा विश्व और भारत एक नया मोड़ ले रहा था। ब्रिटिशर्स और यूरोप के अन्य प्रभावशाली देश जो पूरे विश्व में डोमिनेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे और एशिया अफ्रीका में कॉलोनीज बना रहे थे, पर आखिर में जिनकी जैसी नीयत होती है उनके साथ वैसा ही होता है। और जो 4 सुपर पावर्स थे वहाँ पे, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया और ब्रिटेन, चारों आपस में ही लड़ जाते हैं बाल्कन एरिया के लिए। और फिर वहाँ ऐसी स्थिति बनती है कि विश्व युद्ध की स्थिति आ जाती है और ये 2 खेमे में बढ़ जाते हैं और दुनिया के अन्य देश दोनों के ओर से युद्ध में शरीक होते हैं और यूरोप बर्बादी की ओर जाता है। और ऐसे ही भूदृश्य में संपूर्ण विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एक सबसे बड़े नेता का उदय होता है, जिन्हें हम अपने देश में महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की, फिर अफ्रीका में प्रैक्टिस किया और उसके बाद इंडिया वापस लौटे 1915 में। वो पहले से भी भारत की स्थिति से कुछ हद तक अवगत थे। वो जानते थे कि यहाँ अंग्रेज़ों का वर्चस्व है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले भी इसके बारे में कुछ अध्ययन चिंतन किया था और उन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज। 1906 में उन्होंने ये बुक पब्लिश कराई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे यहाँ अंग्रेज हमारे सहायता से ही हमारे यहाँ राज कर रहे हैं। अगर हम उनको कोऑपरेट ना करें तो उनका सरकार 1 साल के भीतर में ब्रिटिश गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। और जब उनका भारत आना हुआ तो वो सबसे पहले मिले अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को पहले भारत भ्रमण करने के लिए कहा कि पहले आप भारत को जानो। तो गांधी जी ने 1915 में आने के बाद 1916 तक भारत भ्रमण किया 1 साल, और उसके बाद उन्होंने भारत की आत्मा को जाना कि भारत ग्राम में बसती है, भारत माता ग्राम वासिनी, जैसा कि हम कहते हैं। फिर कांग्रेस का सेशन हो रहा था लखनऊ में, गांधी जी उसमें शरीक हुए थे और गांधी जी का उस समय तक अच्छा कद था विश्व में। उन्होंने अपना एक मुकाम पाया था अफ्रीका में, काले लोगों के लिए सत्याग्रह करके उन्होंने काले लोगों को अधिकार दिलाया था, जिस कारण से भारत में लोग उन्हें जान चुके थे। तो उस सेशन में गांधी जी भी मौजूद थे। ये बात बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल जानते थे कि गांधी जी का क्या प्रभाव है। वो गांधी जी से विनय करते हैं कि आप हमारे यहाँ चले बिहार में, और हमारे यहाँ एक जाति भरा नियम है कि हमारे 3 कठिया सिस्टम है। आप जानते होंगे कि 1 बीघे में 20 कट्ठे का रकबा होता है, जिसमें 3 कट्ठे में अंग्रेज ज़बरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे। आपने पढ़ा होगा इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे। और इंडिगो ना ही एक खाद्य अनाज है, एक सीरियल क्रॉप नहीं है, और उस समय सिंचाई की भी दिक्कत थी। और वैसे स्थिति में 3 कट्ठे में ऐसा अनाज उगाना, ऐसा फसल उगाना जो अनाज नहीं है, जो भोजन के उपयुक्त नहीं है, और उससे भी बुरी बात कि नील की खेती करने से भूमि ऊसर हो जाती है, फर्टिलिटी खत्म हो जाती है मिट्टी की, तो लोग उगाना नहीं चाहते थे। ज़बरदस्ती अंग्रेज उनसे नील की खेती करवाते थे। तो गांधी जी उनके विनती को मानकर चंपारण आते हैं और चंपारण से गांधी जी का इतिहास शुरू होता है। गांधी जी को भारत में लोग जानना शुरू करते हैं। वो चंपारण आते हैं और सत्याग्रह शुरू करते हैं। इस समय तक लोगों को सत्याग्रह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, भारत में तो बिल्कुल भी नहीं। जिन्हें विदेश की खबर होती है वो जानते हैं कि गांधी जी ने विदेश में कुछ ऐसा किया है। तो गांधी जी लोगों को समझाते हैं कि सत्याग्रह है क्या। बताते हैं सत्य के लिए आग्रह। उसमें आप पढ़ेंगे बुक में कि इफ़ योर रीजन इज ट्रू एंड यू आर अगेंस्ट इनजस्टिस, यदि आपका कारण सही है और आप अन्याय के खिलाफ है, यू डोंट नीड एनी फिजिकल वायलेंस, आपको कोई भौतिक हिंसा करने की आवश्यकता नहीं है। यू जस्ट नीड टू परसुएड, कन्विंस द ऑपरेशन। आपको जो दमनकारी व्यक्ति बल है, चाहे यहाँ ब्रिटिशर्स हो चाहे कहीं कोई और हो,
उसको सिर्फ ये बात समझाने की आवश्यकता है कि आप गलत कर रहे हो। मैं इसे बहुत ही प्रैक्टिकल समझता हूँ। मैं आम तौर पे भी अपने, अगर आप परिवार में देखो, बाहरी लोग हैं तो आप लड़ जाएंगे, पर अपने परिवार में अगर कोई आपका सगा है, भाई है, और आपके साथ लगातार ऐसी स्थिति बन रही है कि आप उससे खुल के लड़ भी नहीं सकते और आप चैन से रह भी नहीं सकते, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। गांधी जी निश्चित तौर पे एक बड़े विचारक, दार्शनिक व्यक्ति थे। वो सिर्फ एक बैरिस्टर और वकील नहीं थे। उनका ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि सामाजिक विज्ञान में, सोशोलॉजी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन शोध में से एक मुझे लगता है। हम देखते हैं हाँ, तो हम बात कर रहे थे, देरी के लिए खेद है, हम बात कर रहे थे कि अगर कोई आपके परिवार में भी ऐसा हो जिससे आप दूर नहीं रह सकते हैं और साथ में भी दिक्कत हो रही है, तो आप अगर उससे सीधी तौर से कन्विंस करते हैं, जैसे उसने आपका हक ले लिया, आप कह रहे कि आप जो कर रहे हो, चलो आप कर लो, ले लो जो आपको चाहिए, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरह से आप मनोवैज्ञानिक रूप से उस व्यक्ति को समझा सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक रूप पे जब आप जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पे व्यवहारिक रूप पे भी आप जीत जाते हैं। आज कल 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, महीने लगे, लेकिन निश्चित तौर पे आपकी जो बात है वो मनवाने में आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। ये मेरा निजी अनुभव भी है। तो सत्याग्रह पे गांधी जी का पूर्ण विश्वास था। उन्होंने अफ्रीका में काले लोगों को इसके द्वारा अधिकार भी दिलाया था। अंग्रेजों बोलते थे व्हाइट मैन्स बर्डन, गोरे लोगों का बोझ है कि पूरे विश्व को सभ्य बनाना है, कि हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, पढ़ाने लिखाने हैं, अपनी तरह अच्छा ड्रेसिंग, खाने पीने का तरीका, जीने का सलीका सिखाएंगे। तो जो आदमी यह बोलकर शासन कर रहा है कि हम सभ्य बनाने आए हैं, उसे ये दिखाया जाए कि आपका जो तरीका है यह सभ्यता भरा नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो हमारी बात को मान लेगा। क्योंकि अगर वो वायलेंस करता है तो लोग विरोध में आ जाएंगे कि नहीं, आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। लोगों में उद्वेलना आ जाएगी, लोग एजिटेटेड हो जाएंगे, मास एजिटेशन होगा, लोग विरोध कर देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, इसलिए उनको मानना ही पड़ेगा। तो अंग्रेज भी आसानी से कन्विंस हो गए। और अंग्रेज भी चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने जब किया तो अंग्रेजों ने भारतीयों की बात मान ली और नीलों को बहुत ही आज़ादी मिली, इंडिगो प्लांटर्स को। फिर उसी साल खेड़ा नाम का जगह है अहमदाबाद में, वहाँ किसानों को समस्या हो रही थी, वहाँ प्लेग फैल गया था, खेती बर्बाद हो गई थी, टैक्स चुकाना मुश्किल हो रहा था और अंग्रेज रियायत नहीं दे रहे थे। तो गांधी जी को वहाँ भी इनवाइट किया गया। गांधी जी गए, उन्होंने वहाँ के किसानों के लिए आंदोलन किया और उन लोगों को उनके अधिकार दिलाए। इसके पश्चात अगले साल ही 1918 में गांधी जी अहमदाबाद जाते हैं और वहाँ वो कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए फिर से सत्याग्रह करते हैं। वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा था, उसके अकॉर्डिंग उनका पेमेंट नहीं था, वहाँ पे समस्याएं थी उनके साथ। तो गांधी जी उनके लिए फिर से सत्याग्रह करते हैं और उन लोगों को भी उनका अधिकार दिलाते हैं। ये बात है 1918 की। तब तक वर्ल्ड वॉर अपने समाप्ति की ओर था और अंग्रेज कुछ हद तक तो बर्बाद हो ही चुके थे अपने यहाँ, पर वो फिर से भारत पे, अपने कॉलोनीज पे पकड़ बनाना चाहते थे। तो 1919 में वो रॉलेट एक्ट लेके आते हैं। रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेज भारतीयों पे वापस अपना पकड़ बनाना चाहते हैं और पूरी तरह से दमन की नीति अपनाकर ऑपरेस करके, ब्रूटली ऑपरेस करके, और चाहते हैं फिर से कमबैक करें और इंडिया में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करें। फिर आगे की कहानी क्या होती है, इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में हम बात करेंगे। आपको हम बताएंगे खलीफत मूवमेंट के बारे में, नॉन कोऑपरेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।